हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मेरे साथ इस वीडियो में आगे के लिए जो कि आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण के बारे में, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के बारे में आप जो चीज सीखना चाहते हैं उसके लिए आज हम जो डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोग थोड़ा मुश्किल या फिर थोड़ा डाउटफुल समझते हैं, तो उसके बारे में आप समझेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास है समास। तो हम समास के बारे में पढ़ेंगे, पूरी तरीके से उसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्लास 9, 10 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप क्लास 6 से लेकर 10 तक के सारे बच्चे इसके बारे में समझ सकते हैं। और इसको आसानी से हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे और थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको तरीके बताएंगे जिसपे हम इजीली से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको इसमें ट्रिक्स और समाज से रिलेटेड सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें आप आसानी से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए वीडियो में। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक हमारा जो कि समास टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अगर आप बात करते हैं संक्षेप शब्द का मतलब, तो संक्षेप शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को खोल कर लिखना या फिर उसका एक बिल्कुल संक्षिप्त फॉर्म लिखना, यानी कि बिल्कुल छोटा सा फॉर्म लिख देना, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, या फिर इससे और इजी जो कि आपका डेफिनेशन बनती है, उसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से एक नया और एक छोटा शब्द बनता है। जब दो या दो से ज्यादा शब्द हो वहां पर और उनको जोड़कर एक छोटा और एक नया शब्द बन जाए, ठीक है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इसको हम पूरा समास कहा जाता है। लेकिन इन समास की डेफिनेशन को नहीं, समास की सभी शब्दों को समझना और उनका कैसे कैसे काम किया जाता है, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पर सीखना और समझना है। तो जैसा कि आप देखोगे इस डेफिनेशन में कुछ ज्यादा खास है नहीं, मेन आपको इन दो शब्दों को ध्यान देना जो कि आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। कौन सा शब्द है, एक है सामासिक शब्द और दूसरा है समास विग्रह। इस सामासिक शब्द को हम कभी कभी समस्त पद भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, समस्त पद। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आसान सी भाषा में लिखा है, सामासिक शब्द का मतलब होता है समास से बना शब्द। जो आपने ऊपर अभी देखा है समास, ठीक है, उन्हीं से जो मिलकर बनता है एक छोटा सा फॉर्म, नया शब्द, जो कि मैंने बोला एक नया शब्द या फिर छोटा शब्द, उससे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर है राजपुत्र है, नीलकमल है, लाभ हानि है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं समास विग्रह की, तो समास विग्रह, विग्रह का मतलब ही होता है तोड़ना या टूटना, ठीक है, तोड़ना या फिर टूटना, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो आपका ये सामासिक शब्द है या सामासिक पद है, इस सामासिक पद को तोड़ना या फिर उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, समास विग्रह। जैसे लिखा हुआ है सामासिक पद को खोल कर लिखना, सामासिक पद जो है उसको पूरी तरीके से खोल कर लिखना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, पहले मैंने लिखा है एग्जाम्पल राजपुत्र, ठीक है। राजपुत्र को अगर आप खोलते हो तो इसमें कारक चिन्ह आता है जिसको हम कहते हैं क, ठीक है। तो पूरा पढ़ोगे तो राजा का पुत्र क्या बनेगा, राजा का पुत्र, राजपुत्र का राजा का पुत्र, ठीक है। बाकी हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर समास का कौन सा भेद है। अभी फिलहाल आपको क्या समझना है, सामासिक पद और समास विग्रह, ठीक है। अगला है नील कमल। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें जो एक नया शब्द आपको देखने को मिला है और जो, ठीक है, इन्हीं का हम लोप कर देते हैं। लोप में इसको हम छोड़ देते हैं और उससे हम एक नया शब्द बनाते हैं, सामासिक शब्द या समास जो बनता है, ठीक है। तीसरा शब्द जो कि मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, लाभ हानि। बीच में एक चिन्ह दिख रहा है जिसे हम कहते हैं योजक चिन्ह, लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि, लाभ या हानि, ये या जो आता है वो क्यों आया है यहाँ पर, या फिर ये जो है का जो है, ये जो शब्द आ रहे हैं इनका लोप कैसे हो जाता है सामासिक पद में, यही चीज आपको आज आप इस वीडियो में समझेंगे और यही चीज आपको समास बताता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस समास और सामासिक शब्द और समास विग्रह के बारे में समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम समास के भेद, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके परीक्षाओं के लिए जरूरी है, जिसपे आपके प्रश्न आते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आगे देखिए। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समास के भेद के बारे में बात करते हैं। तो समास के भेद कुल मिला के हमारे पास होते हैं 6, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि समास के हमारे पास कुल मिला के 6 होते हैं। तो एक मैंने फैक्टर ट्री जैसा बनाया, यहाँ पर एक ट्री बना के आपको बताने की कोशिश करी है। कुल मिला के हमारे पास कितने भेद है, 6 भेद है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है अव्ययी भाव समास, ठीक है। पहला क्या है,
अव्ययी भाव समास। आप पहले से ही शब्द को ही अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अव्यय मिलेगा। अव्यय मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं है, अपना अर्थ नहीं बदलता है, सेम टू सेम वैसा का वैसे ही अर्थ रहता है, उसे हम कहते हैं अव्यय। तो पहला ही समास पढ़ेंगे जो सबसे आसान है, अव्ययी भाव समास। बाकी शॉर्ट ट्रिक मैं इसको आपको एंड में दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डेफिनेशन और उसके बाद एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा कर्मधारय और छठा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुब्रीहि है। तो इन्हीं 6 भेदों के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके पूरे के पूरे उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि इसके बाद में आपको इसकी ट्रिक या फिर बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा एक शॉर्ट ट्रिक जैसा है, जिसमें आप तुरंत वो चीज देखो और तुरंत आप अपने आंसर्स को वहां पर टिक कर सकते हो, जैसा कि आपके पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, एक एक करके हम सभी समास के भेदों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चे, तो हम यहाँ पर बात करते हैं समास का पहला भेद, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अव्यय भाव समास को। ठीक है, तो आइए अव्यय भाव समास को देखते हैं यहाँ पर हम। तो अव्यय भाव समास जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, अव्यय भाव समास पहली उसकी डेफिनेशन या शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म पे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें पहला शब्द अव्यय होता है, जो कि मैंने भी बताया था, जो कभी बदलता नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म पे वहां पर बगल में लिख दिया, तो जो कभी बदलता नहीं, यानी कि उस शब्द की मीनिंग कभी नहीं बदलेगी और वो लगभग यहाँ पर हर किसी में देखने को मिलेगा। और क्या बोला गया, पहला शब्द, तो पहला शब्द आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, पहला शब्द ही कैसा होगा, यहाँ पर अव्यय शब्द होगा। उसके बाद या तो हो सकता है वहां पर क्या हो, कोई उपसर्ग हो। ठीक है, तो अव्यय या फिर उपसर्ग हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। यहाँ पर कुछ हम अव्यय शब्दों को देख लेते हैं। तो अव्यय शब्द जैसे कि यथा, प्र, प्रति, निर, आ, भर, हर आदि, ये सारे शब्द हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे शब्द हैं जिसमें आप कुछ उपसर्ग को भी उठा सकते हो, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है नीडर, तो नी जो है यहाँ पर उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द आपको यहाँ पर, आ जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग या फिर आपको अव्यय शब्द देखने को मिलेंगे अव्यय भाव समास के अंदर। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण आपके पास बहुत सारे हैं, एक एक करके देखिए। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया कि सामासिक पद जिसमें समास जुड़ा होगा, यानी समास के द्वारा बनाया गया शब्द, वो क्या होगा, सामासिक शब्द होगा या सामासिक पद होगा। और उसका विग्रह मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। ये तो कुछ ही एग्जांपल है, ऐसे आपको कई सारे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है जैसे कि प्रतिदिन, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक यानी हर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन या हर एक दिन भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो इसकी जगह, हर एक दिन। ठीक है, ये भी लिख सकते हो इसके समास विग्रह में। ठीक है, प्रति का प्रत्येक या फिर हर एक, तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर एक दिन। सेम ऐसी जन्म मतलब जन्म से लेकर, क्या है, जन्म से लेकर। ठीक है, भर पेट, पेट भरकर, हाथों हाथ ही हाथ में। ठीक है, इसे ऐसा एक और बनता है जो पेपर में पूछा गया कई बार, रातों रात ही रात में। ठीक है, सेम यथा कर्म, इस पर तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इस पे आपसे या तो बोलता है कि अव्यय भाव समास के उदाहरण दो, या फिर यथा करके पूछा, यथा क्रम, यथा शक्ति, यथा अनुसार। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द आपसे पूछे जाते हैं जो आपका इजीली बताने का कोशिश करता है। तो यथा कर्म का मतलब कर्म के अनुसार, यथा क्रम के अनुसार, कर्म और क्रम में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम है, यथा क्रम कर्म के अनुसार। ठीक है, then उसके बाद निडर है, निडर मतलब डर के बिना। ठीक है, बेकाम बिना काम के। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द आपको और देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप यहाँ पर अव्यय भाव शब्दों को समझ सकते हैं, उसको सब पहचान सकते हैं, जिसमें पहला ही शब्द कैसा होगा, अव्यय शब्द या उपसर्ग होगा। ठीक है, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि वहां पर कौन सा समास है, अव्यय भाव समास। ठीक है, अगला देखते हैं हम तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर समास का दूसरा भेद, जिसमें बताया जाएगा तत्पुरुष समास को। ठीक है, तत्पुरुष समास को देखिए यहाँ पर क्या कहता है, तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद यानी कि बाद वाला मतलब होता है जो भी शब्द लिखा होगा उसमें जो आखिरी वाला शब्द होता है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट होता है, जिसे हम प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह का, जो कि मेन है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर समास विग्रह करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जब भी आप सामासिक पद लिखोगे तो कारक चिन्हों का लोप होता है। पहला क्या है, बाद वाला पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, और दूसरा कारक चिन्हों का लोप होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सामासिक पद है, सामासिक विग्रह है। इससे पहले अगर हम ये चीज समझ लें कारक चिन्ह होते क्या है, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपने इससे पहले कई बार पढ़ रखा है, तो कारक की हम दूर बात करेंगे, सीधे हम उनके भेद की बात करते हैं। तो यहाँ पर कारक है जो कि हमारे हिंदी भाषा में तो वैसे कुल मिला के व्याकरण में जो होता है कुल मिला के 7 ही होते हैं, बट अपने 8वां भी लीजिए, संस्कृत में पढ़ने को मिलता है, पूरा आता है। तो यहाँ पर जो कारक है वो कौन सा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, कुल मिला
के 8 कारक होते हैं, वो 8 कारक आपको लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, चिन्हों का लोप करना है। तो कारक तो हमें लेना नहीं है, कारक से वैसे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कारक के जो तत्पुरुष के भी तत्पुरुष के इन्हीं कारक चिन्हों के हिसाब से या फिर कारक के भेदों के हिसाब से इसको हम अलग भेदों में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला कर्ता, उसकी विभक्ति या फिर उसका चिन्ह जो होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, जब किसी चीज को अलग किया जाता है तो वहां पर अपादान का उपयोग किया है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वो पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, इसलिए हम वहां पर कौन सा कारक यूज करेंगे, अपादान से। ठीक है, तो अपादान से अलग, संबंध का, के, की और अधिकरण में या पर और संबोधन हे, अरे वगैरह जो आता है वो सारे शब्द ध्यान रखेंगे। बट मेन आपको यहाँ पर कौन कौन से ध्यान रखने, सेकंड यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, जो कि तत्पुरुष समास में आपके ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर, जिसपे मैंने टिक मारे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन्हीं शब्दों के हिसाब से इस तत्पुरुष को भी हम अलग भेद में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष समास क्या बनेगा, कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म यानी कि का लोप, को का लोप होता है, जिसमें को का लोप होगा उसे हम बोले कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, सेम ऐसे करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। लेकिन आपके पेपर में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिर्फ पूछा जाता है कि समास का भेद कौन सा है वो बताओ, या फिर समास दे देगा तत्पुरुष समास है, इसके कुछ उदाहरण बताओ। पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि या तो सामासिक शब्द देगा, उससे बोलता है समास विग्रह बताओ, या फिर सामासिक शब्द देगा या सामासिक पद देगा और बोलेगा इसमें कौन सा भेद है वो बताओ, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल डेफिनेशन दे देता है आपसे और पूछता है इसका कौन सा किसकी डेफिनेशन है वो, और उसका या तो फिर कोई समास दे देगा और बोलेगा इसका कोई उदाहरण बता दो। तो कुल 3-4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल सबसे पहला सामासिक पद से कौन सा भेद है, या फिर उसका समास विग्रह, 2 तरीके ये है। तीसरा है तो उदाहरण पूछ सकता है, चौथा है फिर डेफिनेशन देख के सिर्फ नाम पूछ सकता है आपसे। तो कुछ ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कारक चिन्ह हो गया, ये सारी चीजें अगर समझ जाओ तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके उदाहरण का। तो पहला लिखा हुआ स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। तो ध्यान रखना क्या छिपा हुआ था इसमें, को शब्द, को किसका है, कर्म को, कौन सा है, कर्म को। तो अगर आपसे आगे पूछा भी जाता कि तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है तो क्या लिखते हैं आप, कर्म तत्पुरुष समास। तो क्या लिखा रहता है, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हो गया स्वर्ग प्राप्त का। देन दूसरा है आपका तुलसी कृत, मतलब तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब रचित या लिखना। ठीक है, तो तुलसी के द्वारा या तुलसी द्वारा रचित या तुलसी से रचित। ठीक है, लेकिन जो सुटेबल बैठता है वो क्या है, तुलसी के द्वारा रचित या फिर तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, सिंपल सा है ये, तैयार रखना। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, द्वारा। ठीक है, द्वारा किसका है, करण। ठीक है, तो करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला आता है रसोई घर। रसोई घर की बात करें तो रसोई के लिए घर, क्या आता है, रसोई के लिए घर। ये जिसपे अंडरलाइन कर रहा है ये कौन से हैं, विभक्ति या फिर कारक चिन्ह जो छुपे हुए हैं। ठीक है, तो रसोई के लिए घर, तो आंसर हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है देश निकाला। देश मतलब देश से निकाल देना, तो वही चीज यहाँ पर है, देश निकाला, देश से निकाला या देश से निकाल देना। ठीक है, तो देश से निकाला, अपादान से अलग, देश से ही निकाल दिया गया, तो बिल्कुल अलग की बात की जा रही है, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला आता है राजकुमार। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो राजा का कुमार। ठीक है, राजकुमार, राजा का कुमार, या फिर ऐसे एक और आता है राजपुत्र। क्या आता है, राजपुत्र। तो क्या बनेगा इसका समास विग्रह, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। ठीक है, तो सिंपल सा का, की, के, अगर ये शब्द देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, संबंध। वो क्या होता है, संबंध बताने की कोशिश करता है, पुत्र का पुत्र का राजा से, पुत्री का राजा से, या फिर कुमार का राजा से। तो यहाँ पर संबंध बताया गया, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, यानी कि कौन सा है आपका संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला बात करें तो पुरुषोत्तम है, क्या है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम में। ठीक है, पुरुषों में उत्तम। इसी का एक और एग्जांपल आता है आपका आप बीती। आप बीती क्या बनेगा इसका, आप पर बीती। क्या बनेगा, आप पर बीती। तो अभी बताया यहाँ पर में या पर देखने को मिलता है आपको, किसमें, हमेशा अधिकरण में। तो में वाला हो गया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, ये इसका उदाहरण हो गया।
आप बीती, आप पर बीती। तो ये था आपका तत्पुरुष समास, जिसमें आपने पढ़ा कि कैसे उसका भेद, क्या उसका डेफिनेशन होती है, कैसे उसका उदाहरण है और किसके ऊपर निर्भर करता है। तो निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? कारक चिन्हों के ऊपर। तो कारक चिन्हों के आधार पर इसको हम 5 या 6 तरीकों में बांटते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए मिलते हैं। चलिए तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा समास जो कि है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु समास में बताया जाता है हमेशा इसका पहला पद, पहला मतलब पूर्व पद भी लिखा हो सकता है, पहला पद भी लिखा हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो पहला पद हमेशा कैसा होगा? एक संख्यावाची शब्द होगा। संख्यावाची मतलब वहां पर संख्या बताएगा पहला ही शब्द। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देखो तो पहला यहाँ पर समासी शब्द है, सारे ध्यान से देखो, फिर उसके बाद समास विग्रह की बात करेंगे। नवरत्न है, तो इस नवरत्न में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो नव मतलब 9, चौ मतलब 4, त्रि मतलब 3, दश मतलब 10, ठीक है, 8, फिर पंच, फिर त्रि, फिर सत और फिर उसके बाद 2। ठीक है, तो ये सारे शब्दों में आपको पहला ही शब्द देखने को मिल रहा है जो कि मैंने लिखा पूर्व पद। पूर्व पद कैसा होगा? आपको हमेशा संख्यावाची शब्द मिलेगा। अब इसी सामासिक पद का अगर आप करते हो समास विग्रह तो उसमें साफ साफ शब्द देखने को मिलते हैं आपको संख्यावाची, जो कि शब्द यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। तो नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। ठीक है, चौराहा 4 रास्तों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, दशानन 10 आननों, आनन मतलब मुख, 10 आननों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समाहार, मतलब 8 आने, आने जो है पर्टिकुलर वो पैसे की करेंसी हुआ करती थी, पहले हम यूज करते थे अठन्नी। ठीक है, देन उसके बाद है पंचवटी, पंच में क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। और ये 3 है, त्रिफला, सप्तमंजिल और दोपहर। ठीक है, इन तीनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे त्रिफला है, सप्तमंजिल है, दोपहर है, लेकिन पहला बता देना, जैसे सप्त है तो 7 बनेगा, 2 मतलब 2 है और त्रि मतलब 3 है। ऐसे यहाँ पर आप देख पाए जिसमें पहला शब्द कैसा होगा आपका? पहला शब्द होगा संख्यावाची शब्द, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इन 3 का आपका कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में मैं बाद में चेक करूंगा कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप इन तीनों का आंसर दीजिए। पहला है त्रिफला, दूसरा है सप्तमंजिल और तीसरा है दोपहर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले समास जो कि है द्वंद्व समास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगला समास का भी, जो कि है हमारे पास द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या बताया गया है आपको? यहाँ पर द्वंद्व समास में बोला गया है जहां दोनों पद प्रधान होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो एक ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पद बराबर होते हैं, समान होते हैं और उनके बीच में हमेशा एक आपको योजक चिन्ह देखने को मिल सकता है। मोस्टली ज्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा योजक चिन्ह, जिसको मैंने बताया कुछ ऐसा है जो स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करी थी, योजक चिन्ह है। या फिर इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना है, इसमें लोप क्या होगा? तो इसमें लोप होता है हमेशा किस चीज का? कुछ शब्द, जैसे कि और, या, अथवा, ये कुछ शब्द इसमें लोप हो जाते जब आप इसका समास विग्रह करते हो तब। ठीक है, जब समास विग्रह करोगे तो ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, वरना सामासिक पद में आपको वो शब्द देखने को मिलते, सिर्फ क्या देखने को मिलेगा आपको? योजक चिन्ह। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए सामासिक पद में पाप पुण्य, बीच में कैसा है? एक चिन्ह है जिसको हम माइनस चिन्ह या फिर हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो पाप पुण्य, तो क्या बनेगा? पाप और पुण्य। फिर सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ या हानि, ध्यान रखना है। ठीक है, इन शब्दों का लाभ हानि या लाभ या हानि। ठीक है, देन आगे माता पिता, माता और पिता, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। ठीक है, फिर आगे है, ये आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देके मानना है। लिखा हुआ राजा और रंग। ठीक है, सॉरी, राजा रंग। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है रात दिन, रात और दिन का आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, इन दोनों का आंसर आपको यहाँ पर ध्यान से कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे मिलते हैं अगला समास जो कि है कर्मधारय समास। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर अगला समास जिसमें हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर जहाँ एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, यानी एक पद जो कि आपका उत्तर पद या पूर्व पद जो भी होना चाहिए, एक पद दूसरे की विशेषता बताएगा। किस प्रकार बताएगा वो चीज नीचे देखोगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है जो या के समान या फिर जिसके, जो के समान, या फिर एक शब्द और लिख सकते हो आप आगे जाके, जिसके।
ठीक है। तो ये कुछ शब्दों का लोप हो जाता है या फिर समास विग्रह करते समय आपको ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो, के समान या जिसके, इसको उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करिए। और कर्मधारय समास आपका थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है क्योंकि आप इससे अगला जो भी आप पढ़ोगे बहुब्रीहि समास, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बट इसमें अगर आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ये 3 शब्द जिसके अलावा आप मतलब समझ के चल सकते हैं कि बहुब्रीहि में और इसमें क्या अंतर है। बाकी अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहां पर आप सीधे सीधे आप समझ पाओगे कौन सी चीज किससे रिलेट करती है, ठीक है। तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में मैंने क्या बताया, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा और इसमें जब आप समास विग्रह करेंगे तो कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो, जिसके या फिर के समान, ये शब्द आपको वहां पर देखने को मिलेंगे या फिर बोल सकते समस्त पद में उनका लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो वाला गया है नील कमल। नील कमल मतलब नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, इस जो पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, लिखा गया कपड़ा, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ मतलब ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं मतलब वाक्य यंत्र भी बोला जाता है, कंठ है, ठीक है। तो नीला है जो कंठ, ठीक है। देन अगला है दशानन, दस है जिसके आनंद, दस है जिसके आनंद, आनंद मीन्स मुख, इससे पहले ही बताया गया है। गजानन सेम वैसा ही है, दशानन 10 है जिसके आनंद, सेम वैसे ही गजानन। गज है, गज के समान, गज के समान आनंद या गज के समान आनंद ही बनेगा, इसका वैसे जिसके भी नहीं बनेगा। तो गज के समान आनंद यानी कि मुख, ठीक है। अगला है चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब आगे शब्द कैसा है, चंद्र यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख। अगला है महादेव, महान है जो देव। तो ये शब्द देखने को मिल रहा है जो, जो, जिसके, के समान, जो, ठीक है। तो ये शब्द अगर आप समास विग्रह करने के बाद देख पा रहे हैं तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, वहां पर कर्मधारय समास, ठीक है। बहुत अच्छी बात। आगे आपको यहाँ पर 2 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए, यानी कि आप इसको कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। पहला है लंबोदर और दूसरा है नीलांबर, ठीक है। लंबोदर और नीलांबर का आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। फिर इसके बाद अगला समास पढ़ते हैं जिसमें है बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए मिलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर आखिरी समास के भेद के करीब, जो कि है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास का मतलब ध्यान रखना है, इसको हमेशा हम तीसरे व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं। तीसरा व्यक्ति या फिर कोई तीसरी वस्तु हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुलना करी जाती है। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि में मेन यही डिफरेंस है। कर्मधारय भी सेम वैसा ही है, बहुब्रीहि भी सेम वैसा ही, बस बहुब्रीहि में कोई तीसरा व्यक्ति होगा या कोई तीसरी वस्तु होगी जिससे हम यहाँ पर तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना या कंपेयर करते हैं या फिर पर्टिकुलर उसकी ओर इशारा करा जाता है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है, जहां 2 पदों की मदद से किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा किया जाता है, या फिर दूसरी भाषा में लिखा मैंने, इसमें किसी व्यक्ति से तुलना की जाती है, ठीक है। सबसे पहला ही क्या है, यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा किया जाएगा या फिर किसी से तुलना की जाएगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण की मदद से समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमेशा बहुब्रीहि और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में अंतर आता है या फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, उसको अभी हम आगे वाली वीडियोस में या फिर आगे के अभी कुछ सेक्शंस में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं बहुब्रीहि की, ठीक है। तो बहुब्रीहि में जैसे समस्त पद है, भी मैंने बताया था, चाहे इसकी जगह आप लिख सकते हैं सामासिक शब्द भी, ठीक है। जैसे कि पहला शब्द लिखा हमने दशानन, ठीक है। तो दशानन का मतलब क्या है, 10 आनन है जिनके, ठीक है। अगर यहीं तक रोकते या फिर इससे पहले आपने अभी कर्मधारय में देखा था कि 10 है जो 10 है जिनके आनंद, जन है 10 है जिसके आनंद, सिर्फ इतना सा, ठीक है। अगर यहीं छोड़ते हो, किसी तीसरे व्यक्ति की बात नहीं करते हो, तो वो क्या है, सिंपल सा कर्मधारय है, ठीक है। या फिर सिंपल इसको हम दशानन में 10 आ रही है, गिनती भी आ रही है, तो हम कह सकते हैं द्विगु भी है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को आपको यहाँ पर अभी समझना पड़ेगा, पर ध्यान रखना यहाँ पर हमने किसी तीसरे व्यक्ति से तुलना भी कर दी। तो पूरे ब्रह्मांड में हम जानते हैं, जो भी हमारे पुराणों में बताया गया, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके के पास क्या थे, 10 आनंद थे, वो कौन है, रावण। तो तुलना करी गई किसके साथ, रावण के साथ, यानी कि ये जो शब्द है वो हमने किसके लिए उपयोग करा है, रावण के लिए, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा ये बहुब्रीहि समास। इसका क्या बनेगा समास विग्रह, 10 आनन है जिनके, अर्थात रावण, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर गजानन है, ठीक है। तो गजानन मतलब गज के समान मुख, या फिर बोल सकते थे आनंद, ठीक है। गज के समान मुख जैसे श्री गणेश, तो यहाँ पर भी किसके साथ कराएगी तुलना, तीसरे व्यक्ति श्री गणेश के थ्रू, ठीक है। देन अगला है त्रिनेत्र या त्रिलोचन भी कहा जाता है इसी को, ठीक है, त्रिलोचन,
ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। त्रिलोचन या फिर त्रिनेत्र, बात एक ही है। जैसे कि तीन नेत्र हैं जिनके, तीन नेत्र हैं जिनके, किसके पास तीन नेत्र हैं? सिर्फ और सिर्फ महादेव या फिर शिव। ठीक है, तो तीन नेत्र हैं जिनके अर्थात महादेव या फिर शिव जी। ठीक है, अगला आता पीतांबर। ठीक है, पीतांबर में भी क्या लिखोगे? पीला है अंबर, अंबर मीन्स यहाँ पर क्या होगा? अंबर का मतलब अर्थ होगा यहाँ पर वस्त्र। ठीक है, तो पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, अगला लंबोदर, लंबोदर में भी सेम देखोगे तो लंबा है उदर, उदर मतलब होता है पेट। ठीक है, तो लंबा है उदर जिनका अर्थात श्री गणेश। फिर से दोबारा किससे करा गया? यहाँ पर श्री गणेश के साथ यहाँ पर तुलना करी गई है, तो लंबोदर। फिर वीणा पानी, वीणा जो कि एक वाद्य यंत्र होता है जो बजाने के लिए यूज किया जाता है, जो कौन यूज करता है सबसे ज्यादातर? सरस्वती माता के हम हाथों में देखते हैं, जिसको हम वीणा कहते हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ पर वीणा पानी, पानी का मतलब होता है अर्थ, मतलब क्या होगा? पानी का मतलब हाथ। ठीक है, तो वीणा पानी, वीणा है पानी में जिनके, पानी का मतलब यहाँ पर क्या है? हाथ। ठीक है, तो वीणा है हाथ में जिनके, या फिर वीणा है पानी में जिनके, अर्थात या फिर जैसे श्री सरस्वती जी और श्रीमती या फिर सिंपल तरह से सरस्वती जी। ठीक है, तो ये बनेगा। ऐसे सेम एक और है चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार हैं भुजाएं, भुजाएं मतलब हाथ। ठीक है, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात श्री विष्णु। ठीक है, श्री विष्णु जी के चार हाथ है। तो ऐसे आप देखते हो इसमें तीसरे व्यक्ति के साथ हमेशा क्या करी जाएगी? तुलना की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी बात करी जाती है? बात करी जाती है जिसमें पुराणों के द्वारा जो भगवान देवी देवता होती हैं उनके साथ हम इनका कंपैरिजन करते हैं। फिर कोई एक ऐसी वस्तु भी हो सकती है जैसे कि एक पंकज आता है। ठीक है, तो पंकज की जो तुलना करते हैं किसके साथ करते हैं? कमल के साथ करते हैं। ठीक है, तो पंकज का भी बन जाता है। सेम ऐसी कई सारी और चीजें हैं शब्द जिसमें आप देखते हो तीसरे व्यक्ति या फिर तीसरी वस्तु के साथ वहां पर कंपेरिजन किया जाता है, फिर तुलना की जाती है, तो वहां पर आता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो इनके अलावा कर्मधारय और द्विगु जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन देता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भी दशानन, त्रिनेत्र। ठीक है, उसके बाद नीचे चतुर्भुज, या फिर नीचे देखिए तो यहाँ पर मैंने तीन शब्द और दिए जो कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। चक्र, पानी, नील कंठ और पवन पुत्र। ठीक है, तो इसमें भी देखोगे आप क्या है पर्टिकुलर, आपने देखा चतुर्भुज, त्रिनेत्र और दशानन। तो पहला शब्द कैसा है? संख्यावाची है। तो संख्यावाची भी मैंने इससे पहले वाले में बताया कि आपका क्या है? यहाँ पर द्विगु है। सेम अभी इससे पहले आपने देखा कि वहां पर भी हम क्या करते हैं? जो या जिसके वगैरह देखने को मिलता है तो हम कर्मधारय कहते हैं। तो इन सब चीजों की कैसे पहचान करेंगे, कैसे बहुब्रीहि से अलग है, या फिर क्या होगा कि अगर आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाए जहां पर ये तीनों ऑप्शन दिए जाए, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, द्विगु भी है, दिए आपको दशा क्या दिया जाए? बहुब्रीहि भी, या फिर आपको दिया जाए यहाँ पर कर्मधारय भी, तो आप किस पे सुटेबल लगाएं? ठीक, तो आपके हिसाब से तीनों जाएंगे, लेकिन वहां पर जो प्रश्न को आंसर चेक कर रहे होंगे तो वो किसको लगाएंगे उनके बारे में हम देखने वाले हैं अभी अगले सेक्शन में। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियोस में, मैं आपको इसके बारे में आगे बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो आइए बात करते हैं अब यहाँ पर हम कि क्या अंतर है, मेन अंतर क्या है, यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या लेके चलिएगा कि आप यहाँ पर बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु में अंतर लेके चलिए। तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि द्विगु में आपको ध्यान देना है संख्यावाची शब्द। ठीक है, पहला पद कैसा देखने को मिलेगा आपको? संख्यावाची देखने को मिलेगा। बहुब्रीहि में मैंने बताया कोई तीसरा व्यक्ति मिलेगा आपको, थर्ड व्यक्ति मिलेगा आपको कोई, जिससे आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे। और इससे पहले मैंने भी आपको बताया कर्मधारय, कर्मधारय में आपको क्या ध्यान देना? सिंपल सा जो, जिसके वगैरह जो भी शब्द आपको देखने को मिलते हैं उसको, जो, जिसका, जिनका, के समान, ये सारे शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आपको कुछ ऐसा दिया जाए, और ज्यादातर जो आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर पर्टिकुलरली जो भी आपके पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू टाइप में आप देखो 3 से 4 ऑप्शन देता है। अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन दे दे दशानन है और पूछ ले दशानन में कौन सा भेद है, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि दशानन में कौन सा भेद है और आपको ये तीनों के साथ साथ एक और कोई और दे देता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पहले ऑप्शन में बहुब्रीहि, दूसरे में कर्मधारय, तीसरे में द्विगु और चौथे में कुछ और दे देता है, जैसे अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष समास है या फिर एक द्वंद्व समास बचता है वो देता है, तो ये चारों समास दे देता है अभी आपको उसमें। तो अब आप क्या करोगे? एमसीक्यू में कैसा कौन सा चुनोगे? तो मेरी मानो जो कि आपको ग्रामर कहता है पर्टिकुलरली, तो आपको ऐसी कंडीशन में जब एमसीक्यूज दिए जाए तो ज्यादातर कंडीशन में आप क्या ठोको? बहुब्रीहि।
क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है और प्रश्न में आपको नहीं बताया गया कि वो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको हमेशा अगर तीसरे व्यक्ति से कंपैरिजन हो रहा है तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको किसमें लगाना है, बहुव्रीहि में लगाना है। ऐसे सेम यहाँ पर भी है त्रिलोचन, जहां पर हम तीसरे व्यक्ति के साथ तुलना कर सकते हैं। त्रिलोचन मतलब कौन है? यहाँ पर श्री शिव जी हैं, श्री शिव जी, या फिर सिंपल सा शिव जी बोल सकते हो या महादेव बोल सकते हो, जिनके साथ हम यहाँ पर इनकी कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो जब भी तुलना हो रही हो तो बिना कुछ सोचे समझे आपको किसमें लगाना है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास में लगा देना। तो जैसे अगर हम इसको लिखते हैं दशानन को, तो हम ये भी लिख सकते हैं 10 है जिसके आनंद, 10 है जिसके आनंद। ठीक है, सिंपल सा ये बनेगा। सेम ऐसे इसका बोले तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 है जिसके लोचन, 3 है जिसके लोचन। ठीक है, और सेम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर लिखे हम 4 भुजाएं, 4 भुजाएं हैं जिनकी। ठीक है, 4 हैं भुजाएं जिनकी। अगर कुछ ऐसे आया प्रश्न में, सिर्फ जैसा मैंने बताया सिर्फ दशानन बोल रहा है आपको, तो आपको क्या लगाना है, कर्मधारय है। लेकिन आप कुछ ऐसे लिख के दे दे, ठीक है, जैसे दशानन 10 हैं जिसके आनंद में कौन सा भेद है। ठीक है, ये पूरा समास विग्रह करके दे दिया जाए अगर आपको तब। ठीक है, जैसे मैंने प्रश्न बोला दशानन, फिर आगे 10 है जिनके आनंद, या फिर 10 है जिसके आनंद। ठीक है, कुछ ऐसा लिख के दे दिए और फिर पूछे कि समास का भेद बताइए, समास का भेद। तो क्या इसमें आपको पता चलता है किसी के साथ तुलना करी गई है? कोई तुलना नहीं करी गई है। तब यहाँ पर आप लगाओगे कर्मधारय। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर, कर्मधारय। क्यों? क्योंकि तुलना तो करी नहीं गई, ये टॉपिक तो आपका हट ही गया। ठीक है, तो ये हट गया यानी बहुव्रीहि खत्म। और आपके पास क्या बचा, कर्मधारय और द्विगु। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है 10 आ रहा है, लेकिन क्या समूह वगैरह है? नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर सबसे पहले कर्मधारय लगाना, ना कि द्विगु। अभी भी द्विगु नहीं लगेगा, पहले क्या लगेगा, कर्मधारय लगेगा, ये ध्यान रखना। सेम ऐसे इसमें आ जाओ तो 3 है जिसके लोचन, 3 है जिसके लोचन। अभी भी 4 ऑप्शन अगर आपको दिए जाते हैं, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, और वहां पर अगर अव्ययभाव दे दिया जाए या फिर द्वंद या फिर तत्पुरुष दे दिया जाए, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, अभी भी कर्मधारय लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ तुलना नहीं है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन तीसरे व्यक्ति की बात नहीं करी गई है। वहीं पर चतुर्भुज की बात करो, 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिनकी, या 4 भुजा है जिसकी, वो कर सकते हो। तो अभी भी क्या आएगा यहाँ पर, कर्मधारय। लेकिन अब कर्मधारय को ऑप्शन से हटा दो, एमसीक्यूज में से कर्मधारय को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद और कौन सा है आपका, अव्ययभाव समास है। तब वहां पर क्या लगेगा, तब आपने कर्मधारय को हटा दिया। ठीक है, बहुव्रीहि लगने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलना नहीं है किसी तीसरे व्यक्ति के साथ। तो बहुव्रीहि भी गया, कर्मधारय भी गया। अब आपके पास क्या बचा था, द्विगु। द्विगु और द्विगु के साथ मिला था आपको अव्ययभाव समास या फिर द्वंद्व समास, जो भी आपको एमसीक्यू में दिया है। तब वहां पर क्या लगेगा, द्विगु लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, संख्यावाची शब्द। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, संख्यावाची शब्द। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, संख्यावाची शब्द। यानी मेरे मेन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको कभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो वहां पर अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ वो शब्द दिया गया है, अगर सिर्फ शब्द दिया गया तो आप लगाओ बहुव्रीहि पर। किस पे लगाना है, बहुव्रीहि, अगर ऑप्शन में है तो। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल सी बात है, तो कर्मधारय पे लगाओगे तो द्विगु पे लगाओगे। अगर कर्मधारय भी नहीं है तो किस पे लगाना है, द्विगु पे लगाना है। ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आप अगर देखते हो कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में जो आपके पेपर आते हैं उसमें एमसीक्यू नहीं दिया जाता, एमसीक्यू बंद हो गया। तो सीधे क्या बोलता है वो, दशानन का आप क्या करो, यहाँ पर भेद बताओ या फिर समास विग्रह करो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप सीधे जब भी जो भी आंसर लिखना चाहते हो उसका समास विग्रह करके लिखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पर गजानन दे दिया। ठीक है, कक्षा मैं बात करूं कक्षा 9वीं या 10वीं के लिए, जिसके लिए ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनेगा, बोलेगा गजानन में कौन सा समास का भेद है, गजानन में कौन सा समास का भेद है। तो आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दो कि भैया क्या होता है, गज के समान, गज के समान, सॉरी गज के समान आनंद। ठीक है, अगर मान के चलो कोई बच्चा ये पेपर में लिख के आता है गज के समान आनंद, सिर्फ इतना लिखा और उसने आगे जाके बता दिया कि ये समास का भेद इसमें कौन सा है, कर्मधारय है। ठीक है, कर्मधारय। सेम इसी क्वेश्चन को कोई दूसरा बच्चा अटेम्प्ट करता और वो लिखता है गज के समान आनंद,
है जिनके, अर्थात श्री गणेश। ठीक है, तो एक बच्चे ने इसे भी कंप्लीट अटेम्प्ट करा और एक दूसरे बच्चे ने, पहले बच्चे ने लिखा कि यहाँ गज के समान आनन, क्या लिख दिया उसने, सिंपल सा कर्मधारय समास। दूसरे बच्चे ने लिखा गज के समान आनन है जिनके, अर्थात श्री गणेश, और फिर उसने लिखा बच्चे ने बहुव्रीहि। ठीक है, तो जो बच्चे की कॉपी जिस टीचर के पास जाएगी वो टीचर इस चीज को पढ़ के आंसर आपको पूरा नंबर देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपने यहाँ पर समास विग्रह करने की बताकर कोशिश करी है कि हाँ मैं किस समास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब फिर दोबारा वही तुक्का मार दो आप। ठीक है, गजानन है भैया कर्मधारय है, या फिर गजानन है बहुव्रीहि है, तब टीचर क्या होता है ना, थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाता है। कोई बच्चा कुछ लिख रहा है, कोई बच्चा कुछ लिख रहा है, तो फिर वो सीधे क्या करते हैं, जो उनको आंसर की आती है उस आंसर की के हिसाब से वो चेक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी, क्लास 9th और 10th की मैं बार बात कर रहा हूँ, क्लास 9th और 10th का ऑप्शन नहीं आते हैं तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ प्रश्न आता है, तो वहां पर आपको उसके साथ क्या लिखना है, पूरा का पूरा समास विग्रह करने के बाद फिर आपको क्या करना, वहां पर अपना समास का भेद बताना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद जो मैं पूरी वीडियो में बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक हम बात कर लेते हैं, तो उसको मैं टेबुलर फॉर्म पे एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस वीडियो से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं, आखिरी सेक्शन है ये वीडियो का। ठीक है, यहाँ पर समास खत्म होगा, इसमें हम बात करेंगे आज इसमें हम बात करेंगे इस सेक्शन में पूरा का पूरा तरीके से कि कैसे यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, आप वहां पर जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश करी है जिसमें आप इजीली पहचानने की कोशिश कर पाओगे कि कैसे आप समास को पहचानेंगे, समास का भेद बताएंगे और किस तरीके से वहां पर आप उसके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले मैंने लिखा यहाँ पर समास, फिर उसका मुख्य पहचान क्या है और एक एक उदाहरण देने की दोबारा कोशिश करी है मैंने। जैसे कि लिखा सबसे पहले अव्यय भाव। अव्यय भाव कैसे पहचानोगे, पहला पद प्रधान होगा, जो कि क्या होगा, प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी होगा, जो कि मैंने पहले बताया था उपसर्ग, तो अव्यय भी है। ठीक है, उपसर्ग या अव्यय। ठीक है, उसका उदाहरण यथाशक्ति। दूसरा तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रधान होगा, पीछे वाला, बीच में कारक चिन्ह का लोप होगा, बीच में कारक चिन्ह मिलेंगे जो कि भी बताया था। तीसरा है द्विगु, जिसमें पहला ही पद कैसा होगा, आपका संख्यावाची शब्द होगा, संख्यावाची होगा। देन उसके बाद आपको इसमें मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल है त्रिभुवन। ठीक है, अगला है द्वंद्व। द्वंद्व में कोई भी पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान होंगे, बीच में या और अथवा का लोप हो जाता है, यानी कि जब समास विग्रह करोगे तो ये तीन शब्द में से कोई ना कोई शब्द आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अगला आता है कर्मधारय। कर्मधारय में जिसमें विशेषण और विशेष मतलब विशेषता बताई जाती है किसी की, तो वहां पर क्या आता है, कर्मधारय आता है। जैसे कि है आंसर नील कमल, जो उदाहरण में आएगा। अगला है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि की बात करते हैं तो कोई भी पद प्रधान नहीं है और तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता लेकिन तीसरा अर्थ निकलता है, उदाहरण है लंबोदर। तो आप इसकी पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, जिसमें आप पर्टिकुलरली बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या होता है आपका ट्रिक अप्लाई। ठीक है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पर अभी आपका पूरा समास खत्म होता है। कोशिश करने कि आप इसको दोबारा रिवाइज करिए, अगर आपको ना समझ में आओ तो एक बार और वीडियो देखने की कोशिश करिएगा, जिसमें आप पूरी तरीके से समास को समझने की कोशिश कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको बताया, क्वेश्चन किस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा कोई उदाहरण देके आपसे भेद पूछा जा सकता है, या तो फिर उदाहरण देकर आपसे पूछेगा कि इसका समास विग्रह करिए, या फिर समास विग्रह दिया जाएगा आपसे समस्त पद या फिर सामासिक शब्द पूछा जा सकता है, या फिर किसी की भी डेफिनेशन देके आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा कि वो किस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी किस परिभाषा की बात करें वो पूछा जा सकता है। ठीक है, मेन बात तो ये है। बाकी एमसीक्यू टाइप में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे होते हैं वो क्या करेंगे, वहां पर कुछ ट्रिक्स की अप्लाई करेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे कि वो कैसे कैसे वहां पर किन उदाहरणों की बात कर जा रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज में वो बात है। बाकी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 जो कि मेन आपका 9th और 10th में आता है, जिसमें आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है, उदाहरण भी याद रखनी है, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है समास विग्रह और सामासिक शब्द, ये सारी चीजें। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर होमवर्क लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप होमवर्क में क्या देखेंगे, यहाँ पर समास का भेद बताना है। ठीक है, समास का भेद, जिसमें आप थोड़ा बहुत क्या कर पाएंगे, समास का भेद बताना है, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे सबसे पहला हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर सबसे पहला लिख लो, जैसे नवरत्न की बात करो, नवरत्न में बताओ कि कौन सा भेद है। ठीक है, अगला अगर आप बताना चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो त्रिभुज में। ठीक है, तीसरा बताओ ये आपका है कमल नयन में, कमल नयन। ठीक है, चौथा गीतांजल,
ठीक है। 5वां उज्ज्वल, ठीक है। तो ये कुछ 5 शब्द है जिसमें आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बताने की कोशिश करिएगा कि कौन सा इसमें भेद है। कमेंट सेक्शन में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और दूसरा, आप इन सब चीजों जो मैंने भी आप बीच में आपसे बोला कि इन सब भेदों को आप समास विग्रह करिए, तो उनका ही मैंने आपको यहाँ पर दिया। तो सभी का आपका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि समास आपको इसे समझ में आया और समास के बारे में आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट लगता है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट्स के साथ यहाँ पर क्या करिए, शेयर करिए। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करिए। आपकी क्लासमेट्स में जो भी हैं उन सभी को शेयर कीजिए। और दूसरा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो यहाँ पर, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो वहाँ के बच्चे भी यहाँ पर अपने साथ क्या कर सकते हैं, दूसरे के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज में, जहाँ पर हम दूसरे व्याकरण या फिर विज्ञान या फिर मैथ्स किसी ना किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए, मिलते हैं। जय